दोस्तों, हर देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं उसके गांव। क्योंकि शहरों में तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, कंपनियां खोली जाती हैं, नई नई तरह की चीजें वहां बनाई जाती हैं। लेकिन ये शहर पूरी तरह से गांव पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि गांव खेत खलियान ही एक ऐसी जगह है जहां इंसान अपनी सबसे जरूरी चीज उगा सकता है, और वो है अनाज, वो है खाना। जिस तरह हमारे देश भारत का एक बड़ा हिस्सा आज भी खेती बाड़ी से जुड़ा है, गांव में रहना पसंद करता है, ठीक उसी तरह रूस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गांव में जीवन बिताता है। आज हम जानेंगे और देखेंगे रूस के कुछ बहुत ही सुंदर गांव को, वहां के लोगों के जीवन को। रूस के गांव कैसे हैं, ये जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए तो ये 1 सेकंड का काम हो सकता है, पर इससे हमारी थोड़ी मदद हो जाती है। तो चलिए जानते हैं रूस के गांव के बारे में। ये है रूस का सुजदल गांव। इस गांव की स्थापना 8वीं सदी में करी गई थी, जो शुरुआत में एक ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन 4 सदी बीतने के बाद यानी कि 12वीं शताब्दी में यहाँ विकास होना शुरू हुआ। इसे एक राज्य की तरह देखा जाने लगा और यहाँ कई राजाओं ने फिर राज किया। इसीलिए इस गांव में आज भी कई मोनेस्ट्री और ननरी देखने को मिलती हैं। इस गांव से जुड़ी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। जब 15वीं शताब्दी में यहाँ राजा इवान राज कर रहे थे, तो उनकी पत्नी थी मारिया, जो कि 20 साल की थी। लेकिन राजा और रानी को संतान नहीं मिल पा रही थी, जिस वजह से राजा इवान काफी दुखी थे और वो अपनी पत्नी को तालाक भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि उस समय तालाक देना रूस में एक सामान्य बात नहीं थी। तालाक देने का कोई नियम या कानून नहीं था। अब राजा इवान ने फैसला किया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देंगे, जिसके लिए उन्होंने नए नियम और कानून बनाए। उस समय उन्होंने इस गांव सुजदल में एक ननरी बनवाई, जो कि महिलाओं का एक आश्रम था, और एक मोनेस्ट्री बनवाई, जो पुरुषों का आश्रम था। उन्होंने अपनी पत्नी को उस ननरी में भेज दिया और खुद उस मोनेस्ट्री में चले गए। कुछ साल बीतने के बाद दोनों अलग हो गए और फिर राजा ने दूसरी शादी करी, एक ऐसी रानी से जिससे उन्हें न केवल संतान मिली, बल्कि उनकी सेना भी मजबूत हुई। आज भी ये मोनेस्ट्री और ननरी आप इस गांव सुजदल में देख सकते हैं। ये पूरा गांव 5.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 12,000 से लेकर 14,000 लोग रहते हैं। यहाँ के लोग अपना जीवन बहुत ही शांत तरीके से बिताते हैं। इन्हें ज्यादा दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब भी गांव में कुछ काम करवाना होता है, या कोई समारोह होता है, या फिर किसी की शादी होती है, तो पूरा गांव एक साथ जमा होता है और जश्न मनाता है। ज्यादातर लोग खेती करते हैं, अनाज की, सब्जियों की और खासतौर पर फूलों की। इसके अलावा गांव के लोगों की बाहर से आने वाले टूरिस्टों से भी कमाई होती है, क्योंकि ये गांव कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ प्रकृति की गोद में बसा है और अपने अंदर कई कहानियां समेटे हुआ है। बारिश के मौसम को छोड़कर यहाँ टूरिस्ट आते ही रहते हैं। जब इस गांव में सर्दी का मौसम शुरू होता है, तो पूरा गांव सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है, जो देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगता है। लेकिन इससे गांव के लोगों का जीवन थोड़ा प्रभावित होता है। ये है रूस का एक और बेहद ही सुंदर गांव, काबर्दिनो बल्कारियन गांव। ये गांव रूस और जॉर्जिया देश के बॉर्डर पर बसा है। ये पूरा इलाका कॉकेकस के पहाड़ों और पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान नजर आते हैं। इन्हीं मैदानों पर, पहाड़ों पर यहाँ घर बने हैं, जो एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं। ये गांव चारों तरफ से हरा भरा दिखाई देता है, खासतौर पर गर्मियों के मौसम में। गांव के लोग खेती बाड़ी तो करते ही हैं, साथ में यहाँ के जीवन का मुख्य आय का स्रोत पशुपालन से होता है। पहाड़ों पर खेती करना मैदान के मुकाबले मुश्किल है, इसीलिए पशुपालन को यहाँ ज्यादा बड़े पैमाने पर किया जाता है। गांव के लोग बड़ी संख्या में घास उगाते हैं। यहाँ हर एक किसान के पास 10 से ज्यादा गाय होती हैं।
इसके अलावा ये भेड़े रखते हैं और मुर्गियां भी पालते हैं, क्योंकि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है जिसके बॉर्डर कई देशों से लगते हैं और ऐसी जगह पर आबादी ज्यादा नहीं है। जो लोग इस गांव में रहते हैं उनके पास जगह की कोई कमी नहीं। इनके पास बड़े बड़े खेत हैं, घर हैं और पशुपालन करने के लिए बड़ी जमीन भी। सुबह होते ही गांव के लोग अपने पशुओं को, गाय को और भेड़ों को घास के मैदानों में ले जाकर छोड़ देते हैं ताकि पशु हरी घास, पत्तियां और पौष्टिक खाना खा सके, ताकि इनके पशु स्वस्थ रहें और ज्यादा से ज्यादा दूध दें। इन्हीं खेतों में इन्होंने चारा रखने के लिए झोपड़ियां भी बनाई हुई हैं। यहीं से लोग घास काटते हैं और सुखाते हैं और फिर इन झोपड़ियों में रख देते हैं। इनके पशु बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं, जो अच्छी मात्रा में दूध देते हैं और इन्हीं के दूध को ये अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बाहर बेचते हैं और फिर पनीर, चीज, मक्खन, घी बनाकर दूसरे शहरों में बेचने जाते हैं। पशुपालन इस गांव की आय का एक मुख्य स्रोत है। ये गांव प्राकृतिक रूप से तो बहुत सुंदर है ही, साथ में यहाँ आपको झरने भी देखने को मिलते हैं, झीलें नजर आती हैं और प्रकृति की शांति का एक अलग अनुभव होता है। हालांकि ये लोग चाहें तो शहरों में जाकर बस सकते हैं, लेकिन इन्हें अपने खेतों से, जानवरों से, गांव से बहुत प्यार है और ये यहीं पर जन्म लेते हैं और फिर पूरा जीवन इसी गांव में इसी तरह बिताते हैं। इसी वजह से इनकी औसतन जिंदा रहने की उम्र शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। आमतौर पर रशिया के गांव में बसे लोग 85 से 90 साल तक आराम से जीते हैं। ये है रशिया का एक और बहुत ही सुंदर गांव जिसका नाम है व्यातसुकोए, जो कि शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। इस गांव के किनारे एक नदी बहती है जिसका नाम है ओक्टोनका। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। इस गांव में 18वीं और 19वीं शताब्दी की लगभग 50 से भी ज्यादा ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलती हैं, जो अभी भी अच्छी हालत में हैं। इन इमारतों में कई इमारतें किसानों से जुड़ी हैं, जैसे उनके घर और टैवर्न। ये गांव इतना सुंदर है कि हर साल इसे देखने 30,000 टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिसमें लोकल रशियन तो होते ही हैं, साथ में विदेशी सैलानी भी। गांव में काफी सारे म्यूजियम हैं, एक रेस्टोरेंट म्यूजियम भी है, सिनेमा है और कॉन्सर्ट हॉल भी हैं। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में ये गांव ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। यहाँ सड़कों की हालत खराब थी, पुराने चर्च की दीवारें चटक रही थी, लेकिन फिर गांव के कुछ युवाओं ने मिलकर यहाँ की स्थिति को सुधारने का फैसला किया और साल 2008 तक ये पूरा गांव व्यात्सकोए पूरी तरह से बदल गया और आज ये गांव रशिया के सबसे खूबसूरत गांव में गिना जाता है। यहाँ की आबादी सिर्फ 1500 लोगों की है, लेकिन यहाँ टूरिस्ट 30,000 आते हैं। गांव के लोग खेती करते हैं और जब उन्हें समय मिलता है तो वो टूरिस्टों को पूरा गांव दिखाते हैं, जिससे उनकी अलग से कमाई होती है। इस गांव में कूड़ा ढूंढने से भी नहीं मिलता। यहाँ कई इमारतें हैं जो बहुत ही सुंदर हैं। गांव में बिजली है, पानी है, पक्की सड़कें हैं और जरूरत की सारी चीजें मिल जाती हैं। आपको यहाँ जाने पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि ये कोई गांव है, लेकिन यहाँ की सुंदरता, शांति और स्वच्छता आपका दिल जीत लेगी। ये है रशिया के कुछ सबसे ठंडे इलाकों में बसे एक गांव का नजारा, जो कि कुज़बास क्षेत्र में आता है। क्योंकि ये इलाका रशिया के साइबेरिया प्रांत में है, तो यहाँ साल के ज्यादातर दिनों में बर्फबारी ही होती रहती है। यहाँ का तापमान माइनस में रहता है। सर्दियों के मौसम में इस क्षेत्र में बर्फीले तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, जिससे जीवन और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गांव के लोग सर्दियों से बचने के लिए पास के जंगलों से लकड़ियां लाते हैं, उन्हें काटते हैं और जमा करके रखते हैं। ये काम इनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। क्योंकि बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है तो यहाँ खेती के लिए जमीन मौजूद नहीं है। इन्हें अपने खाने पीने का इंतजाम गांव के तालाब और नदियों से करना पड़ता है, लेकिन वो भी इतनी ठंड के कारण जम जाते हैं। मछली पकड़ने के लिए पहले ये तालाब में एक मशीन की मदद से बर्फ में छेद करते हैं और फिर उसमें मछली पकड़ने का जाल डालते हैं,
ये एक मुश्किल काम है जिसमें कभी कभी बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इन्हें ये करना ही पड़ता है क्योंकि इनके पास ज्यादा संसाधन नहीं है। इसके अलावा ये लोग पशुपालन करते हैं, खासतौर पर रेनी डियर नाम के हिरन का। ये जानवर इस मौसम को आसानी से झेल सकता है। इनका इस्तेमाल सवारियों के लिए होता है। सामान को पहुंचाने वाली गाड़ियां इन्हीं जानवरों से खिंचवाई जाती हैं। और तो और जो सैलानी इस गांव में आते हैं उन्हें घुमाने के लिए भी इन्हीं हिरणों की मदद से चलने वाली गाड़ियां तैयार करी जाती हैं, जिस पर बैठकर लोग पूरे गांव का मजा उठाते हैं। इसके अलावा हस्की नाम की कुत्तों की प्रजाति से भी इसी तरह की स्लेज गाड़ियां बनाई जाती हैं। इस गांव के पास एक नदी बहती है जिसका नाम है वोल्गा नदी। इस नदी को ये लोग काफी पवित्र मानते हैं और इस नदी में इतने ठंडे पानी में नहाते हैं, डुबकी लगाते हैं। ये यहाँ की एक परंपरा का हिस्सा है। जिस तरह हमारे देश में भी नदियों में डुबकी लगाने की संस्कृति है, ठीक उसी तरह रूस में भी होता है। गांव के लगभग सभी लोग इस नदी में जनवरी के महीने में डुबकी लगाने जरूर आते हैं। दोस्तों, क्योंकि आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसी वजह से आवाज भी थोड़ी ठीक नहीं निकल रही। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ठीक होकर आपके लिए वापस से अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।